नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार। और इसीलिए हम भी आपके लिए लेकर आए हैं आपका पसंदीदा शो नया सवेरा। जी हाँ, जहां हम नया सवेरा में बात करेंगे नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत की, आर्थिक विकास की झलक भी आपको दिखलाएंगे। साथ ही खेल जगत में क्या कुछ रहा हिट और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट, बताएंगे आपको। करेंगे टेक टॉक भी और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर भी, और वो हर बात करेंगे जो आपके दिन को बनाएगी बेहद खास। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी कृतिका भारद्वाज। तो आइए शुरू करते हैं नया सवेरा और नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। हरियाणा में आज विभिन्न विकास कार्यों की होगी शुरुआत। गृह मंत्री अमित शाह रोहतक साबर डेयरी प्लांट और नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तर प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खंडवा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुए हादसे पर जताया शोक। पीड़ितों की मदद के लिए मुआवजे की घोषणा। तालाब में डूबने से 11 की मौत। भारत ने मैनचेस्टर हमले की निंदा की, कहा आतंक के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हो पूरी दुनिया। हमले में 2 की मौत, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। अमेरिका में शटडाउन का दूसरा दिन, ट्रंप ने डेमोक्रेटिक पार्टी पर साधा निशाना। डेमोक्रेट्स ने किया पलटवार। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की मीराबाई चानू का शानदार प्रदर्शन। महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में जीता रजत पदक। तो आइए नया सवेरा की शुरुआत कर लेते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के दौरे पर रहने वाले हैं। गृह मंत्री इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमित शाह सुबह रोहतक में साबर डेयरी प्लांट का लोकार्पण करेंगे और इसके बाद दोपहर में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में खादी कारीगर महोत्सव में भाग लेंगे। और इसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र का भी दौरा करते हुए नजर आएंगे। यहां आपको बता दें कि दोपहर बाद नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन आज अमित शाह करेंगे। साथ ही हरियाणा सरकार की विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। और वहीं मध्य प्रदेश के खंडवा में देर रात बड़ा हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। जहां आपको बता दें कि खंडवा के गांव जामली और उज्जैन के समीप इंकोरिया थाना क्षेत्र में माता की प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया पार करते समय तालाब में गिर गई। और इस हादसे में 14 लोग नदी में डूब गए थे। इनमें से 3 लोगों को जिंदा बचा लिया गया है। वहीं बचने वाले 3 लोगों में से एक की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। हादसे पर राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख व्यक्त किया है। तो सुबह सुबह ये दुख भरी खबर भी सामने आई, जहां आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि और घायलों को नजदीकी अस्पताल में समुचित उपचार उपलब्ध भी कराया जा रहा है। और इस दुखद हादसे में घायलों से मिलने खंडवा विधायक और पंधाना विधायक अस्पताल भी पहुंचे। आज सुबह सभी 11 मृतकों के शव का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। वहीं मृतकों के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया सुबह 6 बजे से शुरू हो गई है। जामली गांव है, वहां पर राजगढ़ पंचायत से कुछ युवा लोग आए थे मूर्ति विसर्जन के लिए। यहाँ पर जो हमारा तालाब है जामली में, वहाँ पर कोटवार की ड्यूटी भी लगी हुई थी। उनके द्वारा मना भी किया गया कि आगे पानी गहरा है, लेकिन किंतु युवा लोग अति उत्साह में थे, आगे भी चले गए और आगे जाकर ट्रॉली डिसबैलेंस होने से पलट गई। हमारी SDRF की होमगार्ड की टीम भी मौके पर आई। मौके पर पूरा प्रशासन था, विधायक मैम ने खुद लीडरशिप ली। यहाँ पर अब कुल मिलाकर 11 लोग मिसिंग थे, जिन सबकी बॉडीज़ रिकवर कर ली गई हैं। यदि हम राहत की बात करें तो ऑनरेबल CM के द्वारा भी ट्वीट करके इस बात की घोषणा कर दी गई है कि जो RBC 6-4 के अंतर्गत हमारा प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत डूबने का 4 लाख का मुआवजा है, कल सुबह ही उसके बिल ट्रेजरी में लगा दिए जाएंगे।
वहीं खंडवा हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक पर एक पोस्ट कर जानकारी दी कि मारे गए लोगों के परिजनों को पीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। तो बीते कल की ये खबर आपको बता रहे, दुख भरी खबर ये सामने आई है, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली के पुलिया से नीचे गिरने की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई, जिसमें अधिकांश छोटे बच्चे बताए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे हादसे को लेकर दुख भी जताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया और साथ ही मृतकों को और घायलों को राशि देने की भी बात, मुआवजा राशि देने की घोषणा की गई है। मूर्ति विसर्जन के दौरान ये एक दुखद हादसा हुआ, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने त्वरित राहत और उपचार के लिए कार्रवाई शुरू की। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर अपना दुख व्यक्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से प्रधानमंत्री राहत कोष की ओर से राशि भी प्रदान करने की बात कही गई है। हालांकि आज सुबह पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू होगी। बेहद गंभीर यह हादसा, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और उस दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। जी हाँ, आपको बता दें कि खंडवा हादसे में जो बचाव अभियान था वो इस समय पूरा हो चुका है और सभी 11 लोग जो लापता हुए थे उनके शवों को बाहर निकाल लिया गया है। 11 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है। माता रानी की प्रतिमा विसर्जन के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिया पार करते समय तालाब में गिर गई और इस दौरान 11 लोगों की मौत हो गई, जिसकी वजह से इस हादसे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी शोक जताया है। वहीं राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने की बात भी कही गई है और सभी 11 मृतकों के शव का पोस्टमार्टम के बाद आज उनके परिजनों को उनके शव सौंप दिए जाएंगे, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के खंडवा में एक दुखद ये हादसा हुआ, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान ट्रक ट्रॉली पलट गई, जिसमें 11 लोगों के मृत होने की खबर सामने आई। बिल्कुल, और इस हादसे को लेकर दुख भी इस समय जताया जा रहा है, जहां इस हादसे को लेकर दुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे को लेकर दुख जताया और साथ ही राहत राशि की भी घोषणा इस समय की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो पीएम राहत कोष है उससे ये राहत राशि इन सभी पीड़ितों को दी जाएगी। जो घायल हैं उनको 50-50 हज़ार की ये राहत राशि दी जाएगी और साथ ही जो मृतक है उनके परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हरेंद्र नाथ ठाकुर इस समय जुड़ गए हैं खंडवा से, सीधा उनका रुख करेंगे ताज़ा अपडेट के लिए। हरेंद्र, जिस समय ये हादसा हुआ किस तरह की परिस्थितियां थी और क्या कुछ मुख्य कारण रहा इस हादसे के पीछे? हरेंद्र जी बिल्कुल, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि लोग खुशी खुशी देवी माता का विसर्जन करने के लिए निकले थे। बच्चे, हर उम्र के लोग उस ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे, जो कि गांव की एक प्रसिद्ध सवारी होती है ट्रैक्टर ट्रॉली। लेकिन जब ये हादसा हुआ है उसके बाद जो खुशियां जो है मातम में बदल गई। देखते देखते पूरी ट्रैक्टर ट्रॉली जो है पुलिया से नीचे गिर गई, जिसमें जो सवार लोग थे कुछ तो जान बचा करके तैर करके बाहर आए, लेकिन जो 14 लोग पानी में डूबे हुए थे उन 14 लोगों को रेस्क्यू करने में प्रशासन को पसीना छूट गया। पूरी एसडीआरएफ की टीम यहाँ मौके पर पहुंची। खंडवा एसपी कलेक्टर के साथ साथ डीआईजी खरगोन रेंज की जो है वो भी मौके पर पहुंचे और रात तक यहाँ पर सभी एक एक करके 11 शवों को निकाल लिया गया। हादसा इतना दुखद था, इसको लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी ने इस घटना को लेकर के शोक जताया है। आज जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है पूरी हो गई है और एक एक करके सभी जो परिजन है उनको शव सौंप दिया गया है और आज 11 लोगों की एक साथ गांव में शव यात्रा निकलेगी। कुल मिलाकर के जो हादसा खुशियां मातम में किस तरह से बदलती है, एक छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी खुशियां जो है गम में बदल गई, इस घटना को देख करके समझा जा सकता है। पूरा प्रशासनिक अमला जो है गाँव में। जी हरेंद्र, जिस जगह पर यह हादसा हुआ है किस तरह का ये रास्ता है और साथ ही साथ ये भी बताइए कि स्थानीय लोगों ने किस तरह से त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों की जान बचाने का प्रयास किया और उसके फलसफा हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों की जान भी बची है। जी, ये जो अमूमन जो रास्ता है ये एक पुलिया है जो 8 महीने पानी में डूबी हुई रहती है। बरसात का मौसम है, बरसात अभी कुछ दिन पहले ही बंद हुआ है। पुलिया डूबी हुई थी पूरी तरह से पानी में, लेकिन जो ड्राइवर था उसने ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि गांव का मामला है, गांव के लोगों को मालूम ही रहता है कि पुलिया कितना लेवल तक भरा हुआ है, लेकिन इस ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने के जो फेर में है इतने लोगों की जो जान चली गई है। लोग काफी डरे सहमे हुए हैं, क्योंकि ऐसे कई पुलिया हैं जो डूबी हुए हैं जिस पर बैरिकेड नहीं लगे हैं। अब लोग जो है उन पुलियाओं पे बैरिकेड लगाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि इस पुनी पुलिया पर पहले भी कुछ लोगों की मौतें हो चुकी है।
इसी पानी के ऊपर से, पुलिया के ऊपर से जो गुजरने के चक्कर में मौतें हुई है। तो कुल मिलाकर के जो है लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील करता है, लेकिन लोग जो है जान जोखिम में डाल करके इस तरह के कर्तव्य दिखाते हैं और इसके बाद अपनी जान गंवा बैठते हैं। जी इसी के साथ हरेंद्रनाथ, सीधे तौर पर अगर हम देखें तो जो पीड़ित हैं इस हादसे में, उनके लिए और मृतकों के परिजनों के लिए राहत राशि की भी घोषणा प्रधानमंत्री राहत कोष से भी की गई है और साथ ही राज्य सरकार की तरफ से भी की गई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और नया सवेरा में रुक करते हैं अब अगली महत्वपूर्ण खबर का, जहां भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। जी हां, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कोलंबिया में भारत विरोधी बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी देश दुनिया में घूम घूम कर भारत विरोधी बयान देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं। यह अधिकार इसी भारतीय लोकतंत्र ने उन्हें दिया है। राहुल गांधी के भारत विरोधी बयान की निंदा करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी भारत की बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कोलंबिया के बगोटा में कहा है कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोगों को बात करने की आज़ादी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सबसे अधिक आज़ादी से देश के विकास को, भाजपा को और प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देते हैं तो राहुल गांधी है। तो आपको देश के खिलाफ कुछ भी बोलने का अधिकार है। मोदी जी के ऊपर तो आप झूठे आरोपों की झड़ी लगाते हैं पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम करके। तो लोकतंत्र में तो आपको एक प्रकार से गाली देने का अधिकार दे रखा है हिंदुस्तान ने। वहीं कोलंबिया में भारतीय लोकतंत्र को लेकर राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण पर भाजपा ने पलटवार किया है। विदेशी धरती पर भारत को गलत तरीके से पेश करने के लिए भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। जी हां, आपको बता दें कि कोलंबिया के मेडेलिन स्थित EIA विश्वविद्यालय में बोलते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत विनिर्माण नहीं करता। इस पर अमित मालवीय ने उनके इस दावे का खंडन किया और ठोस आंकड़े शेयर करने के लिए कहा है। अमित मालवीय ने कहा कि हर बार जब राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो उन्हें भारत को नीचा दिखाने, अपमानित करने और गलत तरीके से पेश करने का मंच मिल जाता है। उनकी पटकथा 2013-14 में अटकी हुई है। राहुल गांधी के भाषणों को बीते दशक की बातें बताते हुए भाजपा आईटी सेल प्रमुख ने कहा कि फोन, दवा, ऑटो, FDI कौशल और GST 2.0 मिलकर एक गतिशील विनिर्माण अर्थव्यवस्था को दर्शाते हैं। उन्होंने 2014-15 और 2024-25 के बीच इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल निर्माण से लेकर फार्मा और ऑटोमोबाइल तक के क्षेत्र में हुए बदलावों की जानकारी भी साझा की। भाजपा आईटी सेल प्रमुख ने कहा कि देश में इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उत्पादन 1.9 लाख करोड़ रुपए 2014-15 से 6 गुना बढ़कर 11.3 लाख करोड़ रुपए और 2024-25 में हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 8 गुना बढ़कर 38,000 करोड़ रुपए से 3.27 लाख करोड़ रुपए हो गया। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्रा इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। शैलेंद्र, ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी राहुल गांधी जब जब विदेश दौरा करते हैं तब तब वहां पर वो भारत के खिलाफ इस तरीके के बयान दे के सामने आते हैं कि उन पर फिर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और चौतरफा हमला राहुल गांधी पर होता हुआ नजर आता है। शैलेंद्र जी देखिए कृतिका, इसमें दो बड़ी आपत्तियां बीजेपी को रही हैं जब भी राहुल गांधी विदेश में इस तरह के बयान देते हैं। पहली बात तो ये कि जो भी आलोचना करनी है वो आप देश में कीजिए, केंद्र सरकार का, भाजपा का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन आप जब जब विदेश की धरती पर जाते हैं तो भारत के एक प्रतिनिधि होते हैं, क्योंकि आप नेता विपक्ष लोकसभा है और विरोधी दल के एक शीर्ष नेता हैं, फिर आप इस तरह की बातें कहते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप आंकड़े सही बताएं तब तो एक कहा जा सकता है कि हाँ चलिए आपने आंकड़े सही बताए, भले ही धरती विदेश की थी, लेकिन आप आंकड़े भी गलत बताते हैं।
ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को 2014 के बाद जो कुछ भी अच्छा हुआ है भारत में, उसको लेकर कोई जानकारी नहीं है, या फिर वो जानकारी छुपाते हैं। तो फिर आप भारत की छवि एक तरह से धूमिल कर रहे होते हैं दुनिया के सामने। 14 के बाद हमने देखा है कि तमाम सेक्टर्स में जो बदलाव आए हैं PLI स्कीम के बाद, दुनिया में आज मोबाइल आप देखें जो कई देशों में जो मोबाइल प्रयोग हो रहे हैं वो भारत से बनकर जा रहे हैं। आईफोन भारत से बनकर जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इससे पहले भी आप इस तरह के बयान देते रहे, जो दरअसल भारत की विकास यात्रा को नकारने वाली बात है। आप नेता विपक्ष लोकसभा है, आप कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, बाहर जाकर आप इस तरह के बयान कैसे दे सकते हैं जो वास्तव में आंकड़ों के लिहाज से भी गलत है। तो यही बीजेपी कह रही है कि दरअसल राहुल गांधी जानबूझकर, ये एक तरह से उनके दिमाग में है कि भारत की छवि, जब वो विदेश जाते हैं तो जिस तरह के बयान देते हैं उससे बस भारत की छवि पर असर पड़ता है, लेकिन वो सुधर नहीं रहे। तो फिर ये जानबूझकर दिया गया बयान ही है। इसीलिए बीजेपी राहुल गांधी के रवैये पर सवाल उठा रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, रवैये पर सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर शायद ये भूल जाते हैं कि वो उसी लोकतंत्र का हिस्सा हैं जिस लोकतंत्र ने उन्हें भी चुना है और उन्हें विपक्ष का नेता भी बनाया है। कहीं ना कहीं ये बौखलाहट नजर नहीं आती विपक्ष की कि अब कोई उनके पास हथियार नहीं रह गया, क्योंकि देश में तो जिस लोकतंत्र के माध्यम से उन्हें चुना गया वहां शायद जनता उनकी बात नहीं मान रही, और लगातार हम जो हार का उनका ग्राफ देख रहे हैं, और उसके बाद विदेश की धरती पर जाकर उन्हें भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाना पड़ता है। देखिए, जब आप देखें कोई भी नेता हो, सत्ता में हो या विपक्ष में हो, उससे 2-3 उम्मीदें की जाती है। पहली बात तो वो सरकार की कमियों को गिनाए, दूसरी बात वो लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करे। और राहुल गांधी जब सरकार की कमियों को गिनाते हैं, ऐसा करते करते दरअसल वो गलत आंकड़े और गलत तथ्यों को सामने रखते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उससे जो सकारात्मक असर हुआ है, उसके खिलाफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश में गलत तथ्यों और गलत आंकड़ों को दुनिया के सामने रख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अक्सर ये आरोप लगता है कि जब भी राहुल गांधी कोई लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर बयान देते हैं तो फिर उनमें वो सम्मान नहीं झलकता। हम जानते हैं कि SIR के मुद्दे पर जिस तरह से उन्होंने देश के अंदर बयान दिया, जो अभियान वो चला रहे हैं, उस पर भी सवाल उठा कि कांग्रेस पार्टी ने कोई आपत्ति एक तरफ नहीं जताई जब मांगा गया, लेकिन बयान लगातार दिए गए, चाहे वो चुनाव आयोग के खिलाफ हो। और बीजेपी तो ये भी कह रही है कि कोर्ट से जब कोई मनमाफिक फैसला नहीं आता है जो उनके हिसाब से सही हो, तो फिर कोर्ट की आलोचना में भी राहुल गांधी पीछे नहीं हटते। तो ये दिखाता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं या संवैधानिक संस्थाओं को लेकर कितना सम्मान है राहुल गांधी में। और जब भी विदेश जाते हैं तो भारत की विकास गाथा को नकारते हैं, दुनिया के सामने ऐसे भारत को रखते हैं कि जैसे भारत में कोई विकास हो ही नहीं रहा। जबकि आप देखिए 25 करोड़ से ज्यादा लोग अब गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। अगर आप बीते 10 वर्षों में देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम मुफ्त अनाज दे रहे हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है। PLI स्कीम के जरिए विनिर्माण क्रांति आकार ले रही है। ये दुनिया कह रही है, हम नहीं कह रहे। दुनिया की तमाम रिपोर्ट्स कह रही हैं, रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं कि भारत एक बहुत बड़े देश, ऐसे देश के तौर पर उभर रहा है जिसकी आर्थिक प्रगति की जो रफ्तार है वो सबसे तेज है। और वो दुनिया के लिए एक तरह से उदाहरण है कि कैसे लोगों को साथ लेकर, लोगों को सशक्त बनाकर विकास किया जा सकता है। राहुल गांधी ऐसी कोई बात नहीं करते जब भी वो विदेश की धरती पर जाते हैं। तो आप कुछ तो बोलिए जाकर कि भारत में कुछ अच्छा हो रहा है, अगर कुछ आपको लगता है अच्छा नहीं हो रहा है तो तथ्यों के साथ सामने रखिए। लेकिन अक्सर आप विदेश जाकर भारत की बुराई करेंगे, ये कहां तक उचित है? बीजेपी यही सवाल उठा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी बीच नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी। एक छोटा सा ब्रेक। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH केसर का हो बहाना, कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए अपने सफर को बढ़ाते हैं आगे। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद के कारण बीते दिन बरेली में भड़की हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन अब अलर्ट पर है। आज जुमे की नमाज को लेकर शहर के चौक चौराहों पर पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी है। मस्जिदों के पास एहतियात के रूप में विशेष रूप से पुलिस की तैनाती की गई है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इसके साथ ही 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा पर भी प्रतिबंध वहां पर लगाया गया है, जिससे कि दोबारा से वैसा माहौल ना बन पाए और किसी भी अफवाह को ना फैलाया जा सके अराजक तत्वों की तरफ से। तो लगातार जुमे की नमाज को लेकर बरेली में पुलिस इस वक्त अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले हम देख चुके हैं तस्वीरों में बरेली से जुड़ी हुई कई सारी तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर कहीं ना कहीं हिंसा फैलाने की तमाम कोशिशें कुछ लोगों की तरफ से की गई थी और इस पूरे मामले में कई सारी गिरफ्तारियां भी अभी तक हो चुकी हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जो भी उपद्रवी है उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा और लगातार उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई भी बरेली में इस समय की जा रही है। और इन्हीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज चाक चौबंद व्यवस्था और साथ ही 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाने की खास तौर पर वजह जो सामने आती है, हम लगातार देखते हैं कि अफवाहों का बाजार किस तरह से त्वरित तौर पर गर्म होता है और उसकी वजह से कई बार उपद्रवियों की जो मंशा होती है वो कहीं ना कहीं कारगर होती हुई नजर आती है। हालांकि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर मंच के माध्यम से कहा कि किसी भी सूरत में उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी संवाददाता रामेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामेंद्र, आज शुक्रवार का दिन है, हम देख रहे हैं कि लगातार चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और भी क्या कुछ प्रशासनिक तैयारियां आज के लिए की गई हैं? देखिए, बरेली में जो जुमे की नमाज है उसको लेके 24 घंटे इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया। पुलिस तैनात है, PSC तैनात है, RF तैनात है, महिला पुलिस की टुकड़ियां अलग से तैनात की गई। जो कंट्रोल रूम है, जो कैमरों का कंट्रोल रूम है, उससे मॉनिटरिंग की जा रही कि भीड़ कहाँ, जो ड्रोन कैमरे हैं उनसे मॉनिटरिंग की जा रही, यानी कहीं भी भीड़ होती है तो पुलिस तुरंत पहुंचेगी और उस पर कार्रवाई करेगी। तो इस तरीके की सारी व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। लोगों से बात की गई, जनप्रतिनिधियों से बात की गई, जो धार्मिक गुरु लोग हैं उनसे बात की गई कि शांति बनाए रखें, शांति ही बरेली को आगे ले जाएगी, ये बातें की गई। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों देखा गया कि तौकीर रजा ने प्रशासन के सामने आकर कहा कि हम 5 लोग आकर के ज्ञापन देंगे और बाद में बड़ी भीड़ को इकट्ठा किया गया, जिसमें तलवार, चाकू, कट्टे, पेट्रोल बम लेकर आए थे, तो ऐसी परिस्थितियां न क्रिएट हो, इसलिए प्रतिबंध लगाना जरूरी था इंटरनेट पर, जो प्रशासन ने लगाया है। इसके साथ ही अगर हम इससे पहले की घटनाओं पर नजर डालें बरेली के अंदर रामेंद्र, तो अभी तक कितनी गिरफ्तारियां इसमें हो चुकी हैं और उन गिरफ्तारियों के बाद में पूछताछ में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? रामेंद्र, देखो, अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारियां सुनिश्चित की गई हैं, क्योंकि कल के बाद गिरफ्तारियां नहीं हुई, बाकी चीजों पर काम कर रहा है प्रशासन। कल बुलडोजर की कार्रवाई चलती रही, क्योंकि नगर निगम की जमीनों पर और जो नाले हैं उन पर जो कब्जा किया गया था उनको ढहाया गया है। इस तरीके से अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्रवाई चल रही, लेकिन पुलिस प्रशासन बड़ी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। जो प्रशासनिक माहौल है, एक तरफ दशहरा की सुरक्षा व्यवस्था और दूसरी तरफ बुलडोजर की कार्रवाई, तीसरी तरफ गिरफ्तारियां, तो पुलिस चाक चौबंद है और किसी भी दशा से निपटने के लिए तैयार है। कृत्या बिल्कुल रामेंद्र, हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि जो भी शांति भंग करने की कोशिश करेगा उसे किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। शुक्रवार का आज दिन है, कल ही हमने देखा कि दशमी का दिन हमने मनाया और किस तरह से रावण दहन हुआ, एक धार्मिकता में लोग डूबे हुए नजर आए और उसके बाद तुरंत आज शुक्रवार का दिन है। क्या किसी तरह की कोई चुनौतियां भी नजर आती है इस मौके पर, क्योंकि शुक्रवार के दिन मस्जिदों में बड़ी संख्या में धर्मावलंबी भी जुटते हैं? रात में कोई चुनौतियां नहीं,
देखिए संजय, योगी के राज में कुछ चुनौतियां नहीं, चुनौतियों के लिए आए ही हैं। वो धार्मिक अगर चुनौतियों को फेस न करना होता तो घरों में रहते, अपने परिवार के साथ रहते, तो चुनौतियां फेस करने के लिए आए। और ये बात उत्तर प्रदेश के वो लोग भी जान लें जो लगातार चुनौतियां पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि अगर इस चौराहे पर आप कोई गलती करोगे तो अगले चौराहे पर ये अपराध मिलेंगे। और वो दिखाया, बरेली में तौकीर रजा को पिछली सरकारों में हेलीकॉप्टर जाता था और उनसे वोट बैंक तय किया जाता था। इस सरकार ने बताया कि कानून व्यवस्था तोड़ोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो बहुत सीधा सा संदेश है और इसी कारण उत्तर प्रदेश में जो क्राइम रेशियो वो नीचे आया है, अपराध रुका है, जो संगठित अपराध रुका, जो राजनीतिक संगठित अपराधी हैं इन पर भी लगाम लगाई जा रही है। और कोई भी इस तरीके की परिस्थितियां नहीं आएंगी कि धर्म के नाम पर आप कोई खेल करो, सरकार चुप रहे, ये नहीं चलेगा कम से कम उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं नया सवेरा में, जहां केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में किंडरगार्टन से लेकर के उच्च प्राथमिक विद्यालय तक अब सभी स्कूल एक बार फिर से खोल दिए गए हैं। लेह जिला मजिस्ट्रेट ने पिछले महीने की 24 तारीख से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू होने के 9 दिन बाद सार्वजनिक परिवहन के लिए मिनी बस और अन्य वाहनों के संचालन के साथ साथ इस संबंध में भी अनुमति दे दी है। यानी कि लेह से एक अच्छी खबर आ रही है। लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और उसे 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें 4 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई थी और सुरक्षा कर्मियों सहित दर्जनों लोग घायल हुए थे। अधिकारियों ने अपने आदेश में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की धारा 163 के निरंतर लागू रहने के बारे में स्पष्ट कर दिया है और लोगों को इस धारा के प्रावधानों का पालन करने की सलाह भी दी गई है। इसके साथ ही कुछ दिनों के लिए प्रतिबंधों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के बाद अब कल शाम नए आदेश ये जारी कर दिए गए हैं। तो जो शांति व्यवस्था है वो इस वक्त लेह में वापस आ चुकी है। स्कूल खुलने लगे हैं, पटरी पर जनजीवन लौट रहा है और पूरी तरह से लेह लद्दाख में शांति स्थापित है। वहीं लेह में हिंसा के पीछे एक बड़ा षड्यंत्र काम कर रहा था, जहां तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। एडीसी लेह गुलाम मोहम्मद का एक डिजिटल रूप से संशोधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो दावा कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक को गृह मंत्रालय के निर्देश पर गिरफ्तार किया गया था। साथ ही भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय यानी कि PIB की फैक्ट चेक टीम ने इस वीडियो को अपनी जांच में फर्जी पाया और PIB फैक्ट चेक ने सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो को आधारहीन भी बताया है। PIB फैक्ट चेक ने आम जन तक सच्चाई पहुंचाने के लिए फेक और वास्तविक दोनों वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए साझा भी किया है। जैसा कि सब जानते हैं कि कल जो अनफॉर्चुनेट हादसा यहाँ लेह में हुआ, उसमें टोटल 90 इंजर्ड पर्सन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, जिसमें 4 जो हैं उनका डेथ हुआ था और साथ ही 7 इंजर्ड क्रिटिकली इंजर्ड हुआ था और उसमें मेजर ट्रॉमा में 20 लोग थे। मैं लद्दाख की जनता से विनती करता हूँ कि हमें गृह मंत्रालय की तरफ से सोनम वांगचुक को अरेस्ट करने का ऑर्डर जारी किया गया था। हमें अमित शाह जी के ऑफिस से खुद हुक्म हुआ था कि आपने सोनम वांगचुक पर पाकिस्तानी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाना है। मैं लेह की जनता से विनती करता हूँ कि प्लीज़ हमारे जो पुलिस ऑफिसेज हैं उन पर अटैक्स ना करें। अगर आपने कुछ करना है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऑफिसेज पर जाएं और उनसे बात करें। हमारा इस गिरफ्तारी में कोई रोल नहीं, हम सिर्फ सर्वेंट्स। जैसे कि सब जानते हैं कि कल जो अनफॉर्चुनेट हादसा यहाँ लेह में हुआ, जिसमें टोटल 90 इंजर्ड पर्सन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। इसमें 4 जो है उनका डेड हुआ था और साथ ही 7 इंजर्ड क्रिटिकली इंजर्ड हुआ था और उसमें मेजर ट्रॉमा में 20 लोग थे। माइनर ट्रॉमा में 60 जो कल 24 तारीख को जो हुआ था, उसमें माइनर ट्रॉमा में 61 से 1 थे, यानी 61 थे। उसमें से 50 जो है कल ही डिस्चार्ज किया था हॉस्पिटल से। एक और जो आज 25 तारीख को जो लेह से दिल्ली को भेजा, वो आज वो वहाँ पहुँच गए दिल्ली में, वहाँ एडमिट हुआ। उनके रिलेटिव से हमने अभी शाम में ही जस्ट अभी हमने बात किया कि वो बिल्कुल भी सेफ है, कोई इश्यूज नहीं है।
और इसी पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। नीरज, फिलहाल अभी जैसा कि हमारे दर्शकों को हमने अभी बताया कि वहां पर अभी फिलहाल शांति स्थापित है, और लेकिन जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अफवाहों का बाजार भी गर्म हो जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके अफवाह फैलाने की कोशिश की जाती है, उस पर पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने एकदम साफ किया है कि कौन सी वीडियो ओरिजिनल है और कौन सी वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। नीरज, देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, और इससे पहले भी आप देखें कि जो लद्दाख के डीजीपी हैं, इसी तरीके से उनके वीडियो के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी और एक गलत जो मैसेज है वो फैलाने की कोशिश की गई थी। जो इस तरह के लोग हैं, आप अगर देखें तो ये गुलाम मोहम्मद जो एडीसी हैं लद्दाख के, जिनका जो वीडियो है वायरल करने की कोशिश की गई गलत तरीके से, वो आप देखें रात के 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ये वीडियो सोशल मीडिया पे डाला जाता है ताकि कोई जो व्यक्ति देखे तो उसको सच माने और कहीं से भी कोई सरकारी खंडन ना आए, उनकी मंशा यही रहती है। लेकिन आप देखें पीआईबी फैक्ट टीम है, उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई की और रात को ही ये बताया कि ये गलत है, क्योंकि आप देखें 24 तारीख को ये घटना हुई थी और ये वीडियो जो था गुलाम मोहम्मद जो एडीसी है 25 तारीख का वीडियो है, लेकिन सोशल मीडिया पर ये कल डाला गया। तो इस तरह के तमाम जो वीडियो है वो डालकर लेह की और लद्दाख की जो फिजा है उसको बिगाड़ने की जो कोशिश है वो असामाजिक जो तत्व हैं वो कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। और आप देखें इससे पहले डीजीपी के वीडियो को भी इसी तरीके से प्रयोग किया गया था गलत तरीके से। अब अगर हम लेह की बात करें, निश्चित तौर पर पिछले 2-3 दिनों से जो स्थिति है वो काफी सामान्य है। आज लेह के तमाम जो स्कूल हैं वो भी खुल गए, मार्केट खुले हुए हैं, सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक तमाम दुकानें ओपन है। तो हम कह सकते हैं कि जो नॉर्मल सी है वो अब तेजी के साथ लेह में देखने को मिल रही है और उम्मीद की जा रही है कि 2-4 दिनों में जो पूरी तरह से नॉर्मल सी लेके अंदर आ जाएगी। मोबाइल इंटरनेट भी जल्द शुरू हो जाएगा। तो अभी हालात सामान्य है, नियंत्रण में है और किसी भी तरह से लेके किसी भी कोने से कोई भी ऐसी घटना की खबर नहीं आई है जो चिंताजनक हो। तो हम कह सकते हैं कि अब लेके हालात सामान्य होते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो हालात सामान्य हैं और आज से स्कूल भी खुले हैं, दुकानें भी खुली हैं और साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल भी अब किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और वहीं गायक जुबिन गर्ग की मौत के मामले में असम पुलिस के अपराध जांच विभाग यानी कि सीआईडी की एसआईटी ने 2 और लोगों अमृत प्रभा महंत और शेखर गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। अमृत प्रभा जुबिन की सहगायिका थी और शेखर बैंड के सदस्य थे। ये दोनों नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में शामिल होने के लिए सिंगापुर में उनके साथ मौजूद थे। आपको बता दें कि इस खबर को लेकर बताया जा रहा है कि जुबिन की मौत के समय ये दोनों नाव में ही मौजूद थे। सीआईडी इससे पहले नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महंत और जुबिन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को भी गिरफ्तार कर चुकी है। और ऐसे में अब तक इस पूरे मामले को लेकर 4 लोग सीआईडी की गिरफ्त में हैं और सीआईडी ने इसमें केस नंबर 18/2025 दर्ज किया है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 61(2), 105, 106(1) और 103 इसमें शामिल है। वहीं एसडीजीपी और एसआईटी के प्रमुख मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने कहा है कि जुबिन गर्ग की मौत से जुड़े तथ्यों का पता लगाने के लिए जुटे हुए हैं। और वहीं अब बात करते हैं बिहार की, जहां चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अहम बैठक बुलाई है और माना यह जा रहा है कि ये उनके मौजूदा कार्यकाल की अंतिम बड़ी बैठक भी हो सकती है। और इस बैठक में राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर खासा महत्व है इस बैठक का। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये बैठक आज सुबह करीब 10:30 बजे शुरू होगी। इस बैठक में सभी मंत्रियों को अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। और आइए अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की ओर से नक्सल उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। बीजापुर में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत कुल 103 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इनमें से 49 इनामी नक्सली थे, जिन पर कुल 1,06,30,000 रुपए का इनाम घोषित था। इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों का आत्मसमर्पण नक्सली संगठन की लगातार कमजोर स्थिति और राज्य सरकार की पुनर्वास नीति की अभूतपूर्व सफलता का प्रतीक मानी जा रही है।
और चलिए नया सवेरा में अब रुक अगली महत्वपूर्ण खबर का। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू ने एयरबेस के निदेशक मंडल और इंडिगो के शीर्ष प्रबंधन के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र को मजबूती देना और भारत यूरोप आर्थिक एवं विमानन साझेदारी को और प्रगाढ़ करना है। बैठक के दौरान भारत में जारी बुनियादी ढांचा सुधारों, आर्थिक नीतिगत बदलावों और प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने वैश्विक विमानन कंपनियों के लिए इन बदलावों से उत्पन्न हो रहे रणनीतिक अवसरों पर विशेष रूप से विचार विमर्श किया। विदेश मंत्री ने इस मौके पर कहा कि इन अवसरों से भारत के विमानन क्षेत्र को नई दिशा और गति मिलेगी। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। और ब्रेक के बाद नया सवेरा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आइए अब नजर डाल लेते हैं समाचार पत्रों में जो प्रमुख खबरें प्रकाशित हुई हैं उन पर, क्योंकि अगर आप अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जो दिलचस्प होने के साथ साथ आपको जागरूक भी बना रही हैं, उनको जानना आपके लिए भी बहुत जरूरी है। तो आपको बता दें कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बनेगा 20,000 करोड़ रुपए का जोखिम गारंटी कोष। जी हां, केंद्र सरकार लगातार जिस तरह से बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और उस पर ध्यान फोकस करने में लगी हुई है, उसी कड़ी में आपको बताएं कि 20,000 करोड़ का जोखिम गारंटी कोष बनाने की कवायद भी की जा रही है। इसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना है। इस जोखिम गारंटी कोष के बनने से निजी क्षेत्र परियोजना के जोखिमों को साझा करेगा और इससे प्रोजेक्ट डेवलपर्स का बोझ भी कम होगा। इस कोष का प्रारंभिक आकार 20,000 करोड़ रुपए रखा गया है और इसका प्रबंधन राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी यानी कि NCGTC के द्वारा किया जाएगा। बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए बुनियादी ढांचे की मजबूती बहुत ही जरूरी है और उसको लेकर के केंद्र सरकार लगातार अपने प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि जोखिम के अनुसार शुल्क भी लगेगा। कोष नई परियोजनाओं के विकास जोखिम को कवर करेगा और इसके साथ साथ डेवलपर्स को भी कम से कम कुछ हिस्सा रखना होगा और जोखिम के अनुसार शुल्क भी देना पड़ सकता है। और इसी के साथ अब रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का, जो कि नजर आती है बीते कल के त्योहार से जुड़ी हुई। जी हाँ, कल रावण दहन का पूरा कार्यक्रम पूरे देश भर में हुआ। रावण दहन अलग अलग जगह पर किया गया, लेकिन इसके साथ ही अगर बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो यहाँ पर बारिश की वजह से मौसम तो सुहाना हुआ ही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रावण दहन करने में काफी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि श्री राम से पहले रावण पर बारिश का वार बीते कल हमें देखने को मिला, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस दौरान कहा कि अपने अंदर की बुराई का आप दहन करें। और बीते कल कई जगह से अलग अलग बेहद खूबसूरत तस्वीरें भी सामने आई हैं। और वहीं अगर IP एक्सटेंशन की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां आना था और काफी लंबे वक्त तक इंतजार वहां पर लोग करते रहे प्रधानमंत्री के आने के, लेकिन वहां पर बारिश की वजह से ये कार्यक्रम बीते कल नहीं हो पाया था। तो फिलहाल रावण दहन के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो आज के अखबारों में एक पूरा पेज दे रखा है और अलग अलग तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई यहाँ नजर आती हैं। और वहीं अगली खबर है राहुल गांधी के उस बयान से जुड़ी हुई जो उन्होंने विदेश की धरती पर जाकर दिया है, और वहीं उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर भी है। आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि अच्छा होता कि राहुल गांधी अगर भारत की भलाई की कामना करते, लेकिन वो तो भारत पर हमला कर रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से राहुल गांधी का हम इतिहास अगर देखें उठाकर, तो वो जिस तरह से विदेशी धरती पर जाकर भारत को नीचा दिखाने का काम करने की कोशिश करते हैं, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब लगातार हमलावर है।
वहीं गिरिराज सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान को वोट बैंक के तौर पर देख रही है कांग्रेस और शायद यही वजह है कि विदेशी धरती पर जाकर बार बार इस तरह से अनर्गल बातें कही जाती है। उसके अलावा किन किन लोगों ने पलटवार किया है वो भी बताया गया है इस खबर में। कंगना रनौत ने कहा है कि राहुल जो है वो भारत को कलंकित करते हैं, इसलिए उनकी तुलना भी एक कलंक के तौर पर कंगना रनौत ने की है। वहीं देश को बदनाम करना उनकी आदत सी हो गई है, ये बात भी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कही है। शाहबानो केस में कांग्रेस ने घुटने टेक दिए थे, इसका जिक्र भी किया गया है। तो लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, लेकिन वो विदेश की धरती पर जाकर अनर्गल बातें कहते हैं और उसको लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है और इस खबर को आज सभी प्रमुख अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है और प्रकाशित भी किया है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब रुक करते हैं अखबारों में अगली सुर्खी का, जो आपको बता दें कि इस समय पूरे देश भर में तैयारियां हो रही हैं त्योहारों से जुड़ी हुई। हर जगह रौनक तो त्योहारों की नजर आ ही रही है, लेकिन इसके साथ ही रेल मंत्रालय की तरफ से किस तरीके की तैयारियां हैं त्योहारों से पहले वो आपको बता दें। क्योंकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर छठ पूजा और दिवाली से पहले खास इंतजाम इस समय किए जा रहे हैं, जिससे कि जो लोग अपने परिवारों के साथ त्योहार मनाना चाहते हैं उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी और दिक्कत ना हो। जो होल्डिंग एरिया है वहां से यात्री सीधा प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आगे आने वाले समय में जा सकेंगे, उसकी पूरी तरह से तैयारियां की जा रही है। क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर के जब 16 पर किसी भी व्यक्ति को जाना होता है तो उसे सारे प्लेटफॉर्म पार करने पड़ते थे, लेकिन अब एक ऐसी नई पूरा रास्ता बनाया जा रहा है जिसके जरिए यात्री सीधा 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर जा सकेंगे और आने जाने में भी आसानी होगी। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था जो है वो भी चाक चौबंद होती हुई नजर आएगी। पूरा जो होल्डिंग एरिया है वो आपको बता दें कि 3 हिस्सों में बांटा जा रहा है। पहला हिस्सा अगर बात करें तो प्री टिकटिंग एरिया में करीब 2700 यात्री यहां पर बैठ सकेंगे। दूसरा हिस्सा है टिकटिंग एरिया, जहां पर 31 यात्रियों के बैठने की जगह होगी और 25 अतिरिक्त टिकट काउंटर भी यहां पर रहेंगे। और तीसरा हिस्सा होगा टिकट के बाद में एरिया, जो सुरक्षा जांच और सामान की स्कैनिंग के बाद में 1350 यात्री यहां पर बैठ सकेंगे। और एक और खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। आपको बता दें कि अर्जेंटीना के महान फुटबॉल खिलाड़ी मेसी ने G80 टूर इंडिया 2025 में अपनी भागीदारी की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। उन्होंने बताया है कि भारत में फुटबॉल का जो खेल है वो जुनून के तौर पर देखा जाता है। भारत एक जुनूनी देश है और उन्होंने कहा कि यहाँ पर आना मेरे लिए सम्मान की बात है। मेसी अपने 4 शहरों की यात्रा की शुरुआत 13 दिसंबर को कोलकाता से करने वाले हैं, जिसके बाद वो अहमदाबाद, मुंबई और नई दिल्ली भी आएंगे। यात्रा का समापन 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के साथ होगा। तो मेसी ने 2011 की अगर बात करें तो सॉल्ट लेक स्टेडियम में वेनेजुएला के खिलाफ फीफा के मैत्री मैच में अर्जेंटीना की कप्तानी की थी। तो उन्होंने बताया है कि भारत आना मेरे लिए सम्मान की बात है। और अखबारों की सुर्खियों में अगली और महत्वपूर्ण खबर छन्नूलाल मिश्र से जुड़ी। जी हाँ, जहां बीते कल उनका निधन हो गया। अपनी बेटी के मिर्जापुर में जो उनका घर है वहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली और शास्त्रीय गायन में सिद्धहस्त थे। साथ ही उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। आजमगढ़ में 1936 में उनका जन्म हुआ था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पारंगत थे। उन्होंने ख्याल, ठुमरी, दादरा, चेती, कजरी और भजन जैसी विधाओं में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। साथ ही आपको बता दें कि बनारस घराने और ठुमरी की पूरब अंग परंपरा से वो लगातार जुड़े रहे हैं। उन्होंने अपने पिता बद्री प्रसाद मिश्र के साथ साथ किराना घराने के उस्ताद अब्दुल गनी खान और ठाकुर जयदेव सिंह से भी संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन अब वो इस पूरी दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। तो ये थी तमाम खबरों से जुड़ी हुई जहां अखबारों की सुर्खियों में आज ये महत्वपूर्ण तौर पर आज प्रकाशित की गई है। बिल्कुल, और आइए अब देख लेते हैं दुनिया भर के कुछ खास और अहम खबरें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष दिसंबर में भारत की यात्रा पर आएंगे। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने यात्रा की पुष्टि करते हुए कहा कि यात्रा नए साल से पहले होगी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्षिक शिखर वार्ता के लिए भारत की यात्रा भी करने वाले हैं, जिसमें द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद की जा रही है। वर्ष 2022 में यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद व्लादिमीर पुतिन की ये पहली भारत यात्रा होगी। और साथ ही अगली खबर आपको बता दें, जहां डेमोक्रेट्स के हेल्थ केयर संबंधित मांगों पर अड़े रहने से अमेरिका में शटडाउन पर गतिरोध जारी है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि यदि शटडाउन जारी रहता है तो बड़े पैमाने पर संघीय कर्मचारियों की छटनी हो सकती है और कई प्रोग्राम में कटौती भी हो सकती है।
यूएस न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने डेमोक्रेट्स के कई कार्यक्रमों में अपरिवर्तनीय बदलाव का प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के सरकारी खर्च के नए कार्यक्रम पर सहमत न होने से बुधवार से शुरू शटडाउन को ट्रंप सरकार शटडाउन को एक अवसर के रूप में ले रही है और माना यह भी जा रहा है कि पिछले 7 साल के पहले शटडाउन का फायदा उठाते हुए सरकार संघीय कार्यबल को नया रूप देने की भी कोशिश कर रही है। इतने नहीं, आलोचकों को दंडित करने की कोशिश भी की जा रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा है कि कटौती के लिए उनकी नज़र डेमोक्रेट एजेंसियों पर है। हालांकि डेमोक्रेट्स का कहना है कि ट्रंप सरकार का ऐसा कोई भी कदम कानूनी जांच में टिक नहीं पाएगा। और चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं कारोबार जगत की बिजनेस ब्रीफ में फटाफट अंदाज में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज आर्थिक विकास संस्थान की ओर से आयोजित चौथे क्वार्टरली इकोनॉमिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। 3 से 5 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस 3 दिवसीय सम्मेलन का विषय अशांत समय में समृद्धि की तलाश है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने NIE-LIT डिजिटल यूनिवर्सिटी प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया। ये प्लेटफॉर्म उच्च गुणवत्ता वाली डिजिटल शिक्षा तक पहुंच को सुलभ बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से अब तक GST से संबंधित 3,981 प्रश्नों और शिकायतों का समाधान किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम से 1.41 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है और ये योजना बनाते समय की गई परिकल्पना 91,600 से करीब 1.5 गुना ज्यादा है। केंद्र सरकार ने फार्मा मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं नवाचार संवर्धन योजना के तहत उद्योग और स्टार्टअप परियोजनाओं के लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं। तो ये थी बिजनेस से जुड़ी हुई खबरें और अब देखते हैं खबरें खेल जगत से जुड़ी हुई हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। भारत वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच में आज भारत कल के 2 विकेट पर 121 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। कल मेहमान टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही और उसका टॉप ऑर्डर भारतीय गेंदबाजों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। वेस्टइंडीज की टीम 162 रन पर ही सिमट गई। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट छटकाए, जबकि जसप्रीत बुमराह ने 3, कुलदीप यादव ने 2 और वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट हासिल किया। भारतीय टीम 2 विकेट के नुकसान पर 121 रन बना चुकी है और आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शुभमन गिल की कप्तानी में भारत का शानदार खेल आगे जारी रहेगा। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। 2022 के बाद से विश्व चैंपियनशिप में चानू का ये पहला पदक है। इसके पहले 2024 के पेरिस ओलंपिक में वे चौथे स्थान पर रही थी। और चलिए खेल जगत के बाद अब बात होगी आपकी और हमारी सेहत की फिटनेस मंत्र में। बिल्कुल, कैल्शियम और विटामिन डी की भूमिका बढ़ते बच्चों में बेहद महत्वपूर्ण है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन पोषक तत्वों का विशेष महत्व होता है। हड्डियों के विकास के लिए इन पोषक तत्वों की उपयोगिता है। हड्डियों की मजबूती के लिए हमारे आहार में वो कौन कौन से खाद्य पदार्थ होने चाहिए, आइए आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से बताते हैं। हड्डियों का मजबूत होना हर आयु के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। हड्डियां हमारे शरीर को चलाने, सहारा देने और शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने में सहायता करती हैं। हड्डियों को मजबूत रखना और इनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है और इसके लिए आवश्यक है सही पोषण मिलना। हम बोन हेल्थ और पोषण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कैल्शियम का ख्याल आता है, पर सच्चाई तो ये है कि कैल्शियम के अलावा बहुत सारे पोषक तत्व हैं जिनका रोल है हमारे बोन हेल्थ को ठीक रखने में।
तो इन तत्वों की जब हम बात करते हैं तो प्रोटीन की बात करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन की जो क्वालिटी है, क्वांटिटी, दोनों ही पे हमें ध्यान देना है, इसकी पूर्ति करनी ज़रूरी है जिसमें कि बोन हेल्थ बनी रहे। प्रोटीन के अलावा विटामिन डी है। वेजिटेरियन सोर्सेज बहुत सारे नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें दूध जो फोर्टिफाइड है उससे विटामिन डी मिलता है। उसके अलावा मशरूम हैं, कुछ फिश के सोर्सेज हैं, और हम ये भी अंडे भी खा सकते हैं विटामिन डी के लिए। और अगर हम अपने शरीर को एक्सपोज करके सनलाइट 10 से 15 मिनट दें तो बॉडी में विटामिन डी प्रोडक्शन हो सकता है। कैल्शियम, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम लो फैट दूध, दही, पनीर है और हरी पत्तेदार सब्जियां हैं तो इससे हमको, तिल है, इन सब से हमें कैल्शियम मिल सकता है। हड्डियां कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन डी और कई अन्य आवश्यक खनिज पदार्थों से मिलकर बनती हैं, जो इन्हें मजबूत और स्वस्थ बनाए रखने का काम करते हैं। बचपन से हड्डियों के मजबूत बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। 30 वर्ष की आयु तक बोन मास उच्चतम पहुंच जाता है और उसके बाद इसकी दर धीमी पड़ने लगती है। हड्डियों की मजबूती बनाए रखने के लिए आहार कैसा हो, ये समझना आवश्यक है। बोन हेल्थ बनाए रखने के लिए कुछ चीजों को हमें नहीं भी लेना चाहिए, और उनमें सबसे पहले हमें सोडियम रिच फूड्स हैं, जिनमें बहुत ज्यादा नमक है, जो कि प्रोसेस फूड्स में आ रहा है, हमें पता भी नहीं चलता है कि इतना सोडियम हम ले रहे हैं, तो इनसे थोड़ा हमें बच के रहना चाहिए। हड्डियों का सही विकास हो, इसलिए आवश्यक है कि बचपन से ही पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही बढ़ती उम्र के लोगों को भी अपने आहार में सही पोषण शामिल करना चाहिए, जिससे हड्डियां मजबूत बनी रहें और हड्डियों की समस्याओं का खतरा कम हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो हड्डियों को मजबूत बनाना है तो सही पोषण आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और आइए नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की।
तो मौसम के हाल के बाद नया सवेरा में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा, जो बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जी हाँ, और इस मौके पर टॉर्च लाइट परेड आकर्षण का मुख्य केंद्र रहा। आप लीजिए इन खूबसूरत तस्वीरों का आनंद और इसी के साथ मुझे, मेरी सहयोगी संध्या और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।